अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिनहाज इकराम है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के चैनल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। उसकी दो मेजर वजह है, क्योंकि प्राइसिंग वो वाहिद चीज़ है जिसके थ्रू बिजनेसमैन कमाता है, जिसके थ्रू बिजनेसमैन का रेवेन्यू आता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि अगर ये प्राइसिंग गलत हो जाए तो आपने चाहे कितनी मेहनत की अपनी प्रोडक्ट पे, कितनी मेहनत की उसकी प्रमोशन पे, कितनी मेहनत की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सारी मेहनत, वो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर रॉन्ग प्राइस पे चीज़ को नहीं खरीदना चाहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइसिंग वह चीज़ है जिसके थ्रू बिजनेसमैन कमाता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर पैसे लगते हैं, जब प्रमोशन होती है तो पैसे लगते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पैसे लगते हैं। ये वो वाहिद पी है प्राइसिंग, मार्केटिंग मिक्स का, जिससे पैसे बिजनेसमैन के पास आते हैं। तो इसको समझना और इसको सही तरीके से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Price is the amount of money charged for product or service, or sum of all the values that customer exchange for the benefits of having or using the product और सर्विसेज। हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि मार्केटिंग के अंदर एक बहुत अहम चीज़ एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब ये है, जब आप कस्टमर को कोई चीज़ देते हैं तो उसके बदले में कस्टमर से कुछ वापस भी लेते हैं, और जो चीज़ आप कस्टमर से ले रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में, उसको प्राइस कहेंगे। ये पैसों की सूरत में भी हो सकता है, ये प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रेडिट किसी भी सूरत में हो सकता है। ये चीज़ के बदले कोई और चीज़ भी हो सकती है, जिसको बाटर सिस्टम कहा जाता है। पुराने ज़माने में बाटर सिस्टम ही राइज हुआ करता था। जब लोग, एक इलाके के लोग गंदम उगाते थे, वो गंदम के बदले में चावल लेते थे, कोई और अनाज लेते थे। तो ये एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ली जाती थी, और एक चीज़ में के बदले में दूसरी चीज़ लेना, उसकी कीमत वसूल करना है। कीमत ही दरअसल प्राइस है। अच्छा, प्राइस तय करते हुए कुछ चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। एक, आपका खर्चा कितना आ रहा है चीज़ को बनाने में। लेट्स से अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट बनाने में आपका खर्चा 10 रुपये आ रहा है, तो आप प्राइस कभी भी 10 रुपये से कम नहीं रखेंगे, 10 रुपये से ऊपर ही रखेंगे। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, ये आपका प्राइस फ्लोर भी कहलाती है। प्राइस फ्लोर मतलब, जैसे आप ज़मीन होती है, ज़मीन का फर्श होता है, आप फर्श से नीचे नहीं जा सकते। इसी तरह जो प्राइस का जो फर्श है, जो फ्लोर है, ये मिनिमम लेवल ऑफ प्राइस है जो एक बिजनेस सेट करता है। इससे नीचे जाएगा तो उसका नुकसान होगा। तो ये मिनिमम लेवल क्या है? ये आपका कॉस्ट है। एंड फिर एक मैक्सिमम लेवल भी होता है, जिसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। सीलिंग यानी छत, छत से अब ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। तो प्राइस सीलिंग का मतलब ये होता है कि ये वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर कोई भी आपकी प्रोडक्ट को लेने को तैयार नहीं होगा, या इतने लोग देने को तैयार नहीं होंगे कि आप मुनाफा कमा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं 10 रुपए की, 10 रुपए में लेने को लोग तैयार हैं। जब आप उसकी कीमत बढ़ाएंगे तो लेने वालों की तादाद कम हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि अगर आप उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं होगा। तो ये प्राइस सीलिंग है। मतलब प्राइस की दोनों लिमिट्स होती हैं, प्राइस फ्लोरिंग भी और सीलिंग भी, कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी। कम से कम लिमिट आपकी कॉस्ट तय करती है, आपका खर्चा तय करता है, आपके एक्सपेंसेस तय करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट लोगों की वैल्यू तय करती है, कस्टमर उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू समझता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉल पेन है, एक नॉर्मल बॉल पेन, उसकी एक वैल्यू होगी आपके नज़दीक। आप शायद वो 5 रुपये का ले लें, शायद 10 का ले लें, शायद कुछ लोग समझते हो 20 का हो, 20 का ले लें, कुछ लोग उसको 100 का भी समझते हो। बट देयर वुड बी अ लिमिट। एक लिमिट होगी जिससे ज़्यादा प्राइस लोग उसको देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि इस पेन की इतनी वैल्यू नहीं है, इतनी वक़्त नहीं है। तो आप उसकी वक़्त से ज़्यादा, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको पे नहीं करते। तो ये तो दो चीज़ें तय हो गई कि कम से कम प्राइस किस बुनियाद पे तय होती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस किस बुनियाद पे तय होती है। इसके दरमियान, इसका मतलब है कि हम प्राइस जो तय करेंगे उसके दरमियान ही तय करेंगे।
प्राइस फ्लोरिंग एंड सीलिंग के दरमियान में ही हमारी कहीं प्राइस फिट होगी। और दरमियान में प्राइस फिट होने पर बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। उसमें कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी है, कॉम्पिटिटर की प्राइसेस हैं, हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी प्रोडक्ट, हमारी मार्केटिंग का नेचर है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आप बेच रहे हैं, लेट्स से हम पेन की एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी है पियानो, वो अपना पेन बेच रही है और डॉलर वैसे ही का वैसे ही पेन, एक दूसरी कंपनी डॉलर वैसे ही पेन बना रही है। दोनों पेन बिल्कुल सेम है, कोई उनमें खास फर्क मौजूद नहीं है। तो जब दोनों में कोई खास फर्क मौजूद नहीं है तो दोनों की प्राइसेस के अंदर भी ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता। अगर आप ज़्यादा फर्क करेंगे तो लोग आपकी चीज़ नहीं खरीदेंगे, अगेन लोग समझेंगे कि वैल्यू नहीं मिल रही। तो कॉम्पिटिटर की प्राइस, लेट्स से आप पियानो हैं और डॉलर एक प्राइस सेट करता है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप अपनी प्राइस भी डॉलर के अकॉर्डिंगली सेट करें। तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज इस तरीके से आपकी प्राइस पे असरअंदाज होती है। इनकी डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्राइसिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की प्राइसिंग होती है। एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, एक कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट लेट से 10 रुपए की बनी और 10 रुपए के ऊपर आपने अपना एक मुनाफा तय किया और उस मुनाफे के अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस सेट कर ली। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए की प्रोडक्ट बनाई, आपने कहा यार मैं 10 रुपए की प्रोडक्ट पे 2 रुपए का मुनाफा लूंगा, तो आपकी कीमत 12 रुपए तय हुई। जब हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करते हैं तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि कस्टमर के जहन में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। हो सकता है कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए 16 रुपए भी देने को तैयार हो, आपने प्राइस 12 रुपए रख दी। हो सकता है कस्टमर उसके लिए 10 रुपए भी देने को तैयार ना हो, आपने 12 रुपए प्राइस रख दी। तो दोनों सूरतों में आपको फायदा नहीं है, आपको नुकसान है। अगर आप प्राइस कस्टमर की वैल्यू से ज़्यादा रख रहे हैं तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, और अगर आप प्राइस कस्टमर की वैल्यू से कम रख रहे हैं तो आप वो मुनाफा जो कमा सकते थे उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो ये चंद नुकसान आते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के। एक दूसरा तरीका जो मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा पसंद किया जाता है या ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, मैं ये मेरे कहने का कतई मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग वैलिड नहीं है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कुछ जगहों पर बहुत वैलिड होती है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट मॉडर्न मार्केटिंग ज़्यादा फेवर करती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। याद रहे कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है आपकी प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आया, आपने उसको प्राइस रख दी। बट कस्टमर की वैल्यू को जानना बहुत मुश्किल है। कस्टमर से आप कभी भी पूछेंगे कि इस प्रोडक्ट के लिए आप क्या वैल्यू पे करना चाहेंगे या आप इसके बारे में क्या वैल्यू समझते हैं, तो डायरेक्ट कस्टमर आपको कभी भी एक वाजे और सही जवाब नहीं देगा। तो आप डायरेक्टली कस्टमर से पूछ के नहीं जान सकते। इसके लिए आप डिफरेंट रिसर्च टूल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट स्केल डेवलप करते हैं, जिनके थ्रू विद एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने कॉम्पिटिटर्स के थ्रू, मार्केट को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर के दिमाग में क्या वैल्यू चल रही है, कस्टमर प्रोडक्ट के लिए क्या पे करना चाहता है। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो होती है वो कस्टमर ड्रिवन होती है एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग प्रोडक्ट ड्रिवन होती है। कस्टमर ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप मेरे इनिशियल लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। एंड प्राइस इज सेट टू मैच द परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू का मतलब ये है वही वैल्यू जो आपने अपने दिमाग में तय की हुई है। लेट से आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं और आप समझते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन में एक दरमियाना कैमरा है और एक दरमियानी स्क्रीन है तो उसकी वैल्यू 15,000 होनी चाहिए। ये आप सोच रहे हैं, ये सोच जो आपके दिमाग में आई है, दैट इज़ योर परसीव्ड वैल्यू फॉर दैट मोबाइल फ़ोन। अब इस परसेप्शन के पीछे, इस परसीव वैल्यू के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है वो प्रोडक्ट आपने पास में खरीदी हो सकता है वो प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में दे रहा हो सकता है आपने कंपनी की प्रमोशन के थ्रू वो परसेप्शन डेवलप की हो। तो परसेप्शन कैसे डेवलप होती है इस पे हम नहीं जा रहे, बट जो परसीव वैल्यू आपके जहन में होती है उसको मैच करते हुए प्राइस रखना मार्केटर का गोल होता है।
आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है मार्केटर के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा है जिसमें ऊपर टॉप पे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है एंड देन सेकंड टियर में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज सिंपल। आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसकी कॉस्ट के उसके खर्चे का अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी बुनियाद पे प्राइस तय करते हैं और फिर लोगों को कन्विंस करते हैं कि इस ये प्राइस है इस प्रोडक्ट की, इस प्राइस में प्रोडक्ट खरीद लो। अब वो कस्टमर की वैल्यू के साथ मैच हो जाएगी तो कस्टमर खरीद लेगा, कस्टमर की वैल्यू के साथ मैच नहीं होगी तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को छोड़ देगा। फिर जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है उसके अंदर सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हम कस्टमर की नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शन को असेस करते हैं। हम ये देखते हैं कि कस्टमर की ये चीज़ कितनी ज़्यादा अहम है और उसके जहन में क्या वैल्यू है इसकी। इसको असेस करने के बाद हम एक टारगेट प्राइस सेट करते हैं कस्टमर की परसीव वैल्यू को मैच करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट के लिए कस्टमर 10 रुपये देना चाहता है तो ये एक हमारी टारगेट प्राइस हो जाएगी 10 रुपये। फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या खर्चा आएगा और फिर हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट उस वैल्यू वाली प्राइस के अंदर फॉल करे। मतलब अगर कस्टमर 10 रुपये देना चाहता है तो हमारी प्रोडक्ट जो बन रही है वो 10 रुपये के अंदर अंदर बने। उसके लिए आप प्रोडक्ट के फीचर्स को इन्हांस भी कर सकते हैं एंड रिड्यूस भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके प्रोडक्ट की नॉर्मल कॉस्ट 6 रुपये आ रही हो तो आपने उसमें 2 रुपये के मजीद फीचर्स डाले, उसको 8 रुपये कर दिया और प्राइस 10 रुपये रख दी। उसमें आपको मुनाफा भी हो गया और कस्टमर की वैल्यू की प्राइस भी मैच हो गई। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 12 रुपये आ रही थी तो आपने उसमें से फीचर रिड्यूस किए और उसकी प्राइस को नेट से 8 रुपये पे लेकर आ गए। अगेन आप 10 रुपये पे उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट को रिड्यूस करके या कॉस्ट को इंक्रीज करके आप वो टारगेट प्राइस को मीट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस सेट करते हैं जो कस्टमर वैल्यू से मैच कर रही हो। देन हम डिस्कस करते हैं कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। तो एक स्ट्रेटजी इसके अंदर होती है गुड वैल्यू प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब ये है कि हम एक मुनासिब चीज़ मुनासिब प्राइस में ऑफर करें। ये गुड वैल्यू प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट उस वक्त फेमस हुआ या उस वक्त ज़्यादा चला जब 2008 और 9 में ग्लोबली रिसेशन आया था। आप लोगों को शायद याद हो, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने देखा हो। पाकिस्तान में उस रिसेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था बट दुनिया भर में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिसेशन आया था। रिसेशन क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप रिसेशन को समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो रिसेशन के दौरान होता यह है कि लोगों के वॉलेट साइज श्रिंक हो जाते हैं। वॉलेट साइज श्रिंक हो जाते हैं तो लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। वो कहते हैं कि हमारी कम से कम पैसे में हमारी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ऐसे मौके पे मार्केटर्स वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स ना हो, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग ना हो, सिंपल प्रोडक्ट हो बट आपकी नीड उनसे पूरी हो जाए। तो ऐसी प्रोडक्ट जिनसे आपकी नीड पूरी हो जाए और उसके अंदर ज़्यादा फीचर ना हो, उनकी प्राइस भी नॉर्मल होती है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ गुड वैल्यू प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग की एक बहुत अच्छी एग्जांपल हम सुजुकी मेहरान को ले सकते हैं। आप जानते हैं सुजुकी मेहरान एक वो गाड़ी थी जो भी रिसेंटली क्लोज हुई है, इस कंपनी ने बंद की है। बट ये जानते हुए कि उसके अंदर फीचर्स बहुत कम थे, वो सेफ्टी फीचर्स नहीं देती थी, वो मॉडर्न नहीं थी, वो अप टू डेट नहीं थी, स्टिल लोग उसको बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि दैट वाज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ गुड वैल्यू प्राइसिंग। उसमें ज़्यादा फीचर नहीं थे, उसकी प्राइस मुनासिब थी और जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए वो बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट थी। देन वी हैव एवरीडे लो प्राइसिंग। एवरीडे लो प्राइसिंग का मतलब ये है कि हम डेली की बुनियाद पे अपनी कम प्राइजेस चार्ज करें और उन प्राइजेस पे अमूमन कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। अच्छा, वैल्यू एवरीडे लो प्राइजेस जनरली स्टोर लेबल ब्रांड्स ऑफर कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इम्तियाज है, इम्तियाज ने कुछ अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट भी बनाई हुई है। ल- आपने पूनम के नाम से उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट देखी होंगी। इसी तरह आप कैरेफोर चले जाएं तो कैरेफोर में भी कैरेफोर के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं। ये प्रोडक्ट्स होती हैं जो अमूमन
जिनकी प्राइस बाकी ब्रांडेड प्रोडक्ट से कम होती है, बट इन प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। इनकी रेगुलरली प्राइस कम होगी, ये कम मुनाफे पे, कम प्राइस पे इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली सेल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। वो कस्टमर जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। देन वी हैव हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग अमूमन जो हमारी ब्रांड्स होती हैं, स्पेशली फैशन ब्रांड्स जो हमारी जस्ट लाइक क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, गुल अहमद, अलकरम, सफाया, बाटा, सर्विस, नाइक, अमूमन फैशन ब्रांड जिनके अंदर फैशन बहुत तेजी से चेंज होता है, तो ऐसी कंपनीज हाई लो प्राइसिंग को फॉलो करती हैं। हाई लो प्राइसिंग में होता यह है कि इनिशियली उनकी प्राइस हाई होती है, बट फ्रिक्वेंटली उस पर डिस्काउंट लगाते रहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा गुल अहमद की शर्ट प्रोबेबली 2,000 की है या 2,500 की है, और उस पर कभी 20% डिस्काउंट लगा हुआ है, कभी 10% डिस्काउंट लगा हुआ है, कभी 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो ये फ्रिक्वेंटली एक टाइम पीरियड के लिए डिस्काउंट लगता है, फिर डिस्काउंट खत्म हो जाता है, प्राइसेस दोबारा ऊपर आ जाती हैं, फिर कंपनीज दोबारा डिस्काउंट लगा देती हैं, प्राइसेस नीचे जाती हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, और फिर से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अच्छा, इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है बहुत यूज़फुल होती है बहुत सारे सिनेरियोज में। जब ऐसे डिस्काउंट लगते हैं तो लोग बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको परचेज करते हैं, बट इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए थोड़ा सा केयरफुल होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करें तो लोग इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं आपके डिस्काउंट्स के कि वो प्रोडक्ट परचेज ही सिर्फ उस वक्त करते हैं जब डिस्काउंट लगा हुआ हो। देन वी हैव वैल्यू एडेड प्राइसेस। वैल्यू एडेड प्राइसेस का मतलब ये है कि हम जब एक्स्ट्रा फीचर देते हैं तो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप लेने जाएं और लैपटॉप में आप कहें यार मुझे हार्ड डिस्क का साइज़ बढ़वाना है। आप हार्ड डिस्क का साइज़ जब बढ़वाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जो सेलर है वो आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। इसी तरह आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी बगैर अलॉय रिम्स के आपको सस्ती मिलती है, आप कहते हैं मुझे अलॉय रिम भी लगवाने हैं, प्राइस बढ़ जाती है। आप कहते हैं मुझे लेदर सीट भी चाहिए, प्राइस बढ़ जाती है। आप कहते हैं मुझे इसमें मल्टीमीडिया भी अच्छा चाहिए, प्राइस बढ़ जाती है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स में आप ये देखते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसके अंदर फर्दर वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, और ये जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती है उसी तरीके से उसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो अगर एक कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर लेट से 5 फीचर्स दे रही है और एक और कंपनी है अपनी प्रोडक्ट के अंदर 6 फीचर्स दे रही है, जो कंपनी ज़्यादा फीचर्स दे रही है वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगी क्योंकि वो आपको वैल्यू भी ज़्यादा दे रही है। इसी तरह आप देख लें कि क्यू मोबाइल के मोबाइल फोन्स को ले लें, सैमसंग के मोबाइल फोन्स को ले लें। सैमसंग के फीचर्स बेहतर हैं तो सैमसंग ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, क्यू मोबाइल के फीचर्स कम हैं तो वो प्राइस कम चार्ज करेगा। ये वही फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनी डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जैसे मैं पहले डिस्कस किया था वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ऐड की जाती है और कॉस्ट की अकॉर्डिंग सेट की जाती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है, उसकी सेलिंग कॉस्ट आती है, और उसके ऊपर एक फेयर अमाउंट चार्ज करके आपकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो जाती है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के कुछ ड्रॉबैक्स को तो मैंने डिस्कस किया था आपसे, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इसके अंदर आपको कोई रिस्क नहीं होता। आपकी जितनी कॉस्ट आई हुई होती है आप उसी के ऊपर प्राइस चार्ज कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग किस सिनेरियो में वर्क करती है। जनरली जब आप लेबर ओरिएंटेड काम करवा रहे होते हैं, जब या मेड टू ऑर्डर चीज़ें करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपनली बता दिया जाता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है और इस पर हम इतने सर्विस चार्जेस लेंगे। कंस्ट्रक्शन अगर आप करवा रहे हो किसी बिल्डर से तो बता देता है कि इतना मटेरियल आएगा और इतना परसेंट मैं अपना मुनाफा रखूंगा। तो ये वो सिनेरियो जहाँ पे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग अमूमन काम करती है। इसके अलावा वो कंपनीज जो कॉस्ट लीडरशिप पे जाती हैं, कॉस्ट लीडरशिप मीन्स कि उनका डिफरेंशिएशन या उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही होता ही है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाकी कंपनियों से कम है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो सकती है? आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप रेफर कर सकते हैं उसको। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर आप अचीव कर रहे हैं, आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपकी कॉस्ट बाकी कॉम्पिटिटर से कम है, तो फिर आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पे जाते हैं, क्योंकि जब आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली आपके कॉम्पिटिटर से कम हो जाएगी, और आपका जो कस्टमर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो जनरली पूरी मार्केट सेट कर रही होती है। आप जब मार्केट से कम प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होंगे तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, क्विकली देख लेते हैं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हमारे पास किस किस तरह की कॉस्ट होती है। हमारे पास एक होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपने हर हालत में देनी है, चाहे आपके यूनिट्स प्रोड्यूस हो या चाहे प्रोड्यूस यूनिट्स प्रोड्यूस ना हो। जैसे आपने रेंट देना है बिल्डिंग का। अब आपने अगर एक दुकान किराए पे ली है, दुकान के मालिक को इससे गर्ज नहीं है कि आप दुकान में 100 यूनिट बेचते हैं या आप 1000 यूनिट बेचते हैं। उसने वही जो किराया तय किया हुआ है वो ले लेना है, चाहे आपकी सेल हो या ना हो, आपने वो किराया देना है। आपने एयर कंडीशनिंग चलानी है या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, या जो सर्द इलाके उनमें हीटिंग चलानी है, तो वो अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, आपके ऑब्वियसली वर्किंग हो रही है, एम्प्लॉयज मौजूद हैं। अब प्रोडक्ट कम बने या ज़्यादा बने, आपने वो आपकी कॉस्ट जो है वो हीटिंग, एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिसिटी की कुछ सिचुएशन में फिक्स होती है, कुछ सिचुएशन में ये वेरिएबल भी हो सकती है। फिर इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया हुआ है, आपने फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 लोन लिया, उसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो चाहे आप उस ₹1,00,000 से ₹1 कमाएं, चाहे उस ₹1,00,000 से आप ₹10,00,000 कमाएं, आपको वही 10% फिक्स इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट आपको वही देना है। फिर आपने अगर कुछ एम्प्लॉयज अपने पास रखे हुए हैं जो माहाना तनख्वाह पे हैं, तो उनके खर्चा भी फिक्स्ड में आता है, फिक्स कॉस्ट जो आपको लाजमन देनी है, चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो। देन वी हैव अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में जो मेजर कॉस्ट आती है वो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग की। अब देखें, आपने अगर 10 यूनिट बनाने हैं तो 10 यूनिट के रॉ मटेरियल लगेंगे। अगर आपने 20 यूनिट बनाने हैं तो 20 यूनिट के रॉ मटेरियल लगेंगे। इसी तरह अगर आप 20 यूनिट बनाएंगे तो 20 यूनिट की पैकेजिंग यूज होगी। अगर आप 10 यूनिट बनाने हैं तो 10 यूनिट की पैकेजिंग यूज होगी। तो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग ऐसी कॉस्ट होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ मूव करती है। अगर आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट उन्हीं यूनिट्स की आएगी। अगर कम बना रहे हैं तो कम की आएगी। फॉर एग्जांपल, एक आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, एक मोबाइल फ़ोन बनाने में आपकी कॉस्ट आती है, उसमें लेट से ₹10 की स्क्रीन आती है, ₹10 की रैम आती है, ₹30 की बाकी चीज़ें आती हैं, तो ये ₹50 हो गए। अब आप एक फ़ोन बना रहे हैं तो ₹50 कॉस्ट है, दो फ़ोन बना रहे हैं तो ₹100 कॉस्ट है, तीन फ़ोन बना रहे हैं तो ₹150 कॉस्ट है। ये वो वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर्स है जो आपके प्रोडक्ट के यूनिट के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपकी क्यूरीज को आंसर करूँ और चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनके लिए भी लर्निंग आसान हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।